हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे अभिनेता अब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले पिछले साल उनकी जो वेब सीरीज है स्कैम 1992 काफी हिट साबित हुई थी और वो देश भर में चर्चा का विषय बन गए थे। अब प्रतीक गांधी जो है वो अपनी पहली पॉडकास्ट के साथ हाजिर है हमारे बीच में, जो स्पॉटिफाई पर सुनाई देगा और हम सब प्रतीक गांधी की आवाज सुन सकेंगे। आवाज के जरिए वो अपनी मौजूदगी लोगों के दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। प्रतीक बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। प्रतीक, पहली दफा ऐसा होगा कि आप एक पॉडकास्ट के जरिए दर्शकों के बीच में अपनी उपस्थिति मौजूद कराने जा रहे हैं। आपने नाटकों में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, वेब सीरीज के जरिए घर घर पहुंचे हैं आप। अब पॉडकास्ट के जरिए आ रहे हैं गैंगिस्तान, जिसका नाम है। एक अलग तरह का किरदार है, एक पत्रकार के तौर पर आप नजर आने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने उत्साहित हैं एक शो में पत्रकार की भूमिका निभाकर आप? मैं बहुत उत्साहित हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि गैंगिस्तान एक बहुत ही स्पेशल शो रहेगा मेरे लिए, मेरी जिंदगी में भी। ये मेरा पहला ऑडियो सीरीज है उस लिहाज से भी, और ये किरदार भी जो है क्राइम जर्नलिस्ट का, जो मैंने कभी किया नहीं है, ना स्टेज पे, ना फिल्मों में, ना कभी किसी वेब सीरीज में, और इसका पहला मौका मुझे मिल रहा है एक ऑडियो सीरीज में। सो मैं इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और जिस प्रकार का ये किरदार है, जिस प्रकार की कहानी है और जैसे इसे बनाया गया है, मुझे पूरा यकीन है कि ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। तरह तरह के किरदार मौका मिलता है एक अभिनेता का, और ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जिन्हें पत्रकार का किरदार निभाने का मौका मिलता है, वो भी एक क्राइम जर्नलिस्ट। अक्सर आप लोगों को जर्नलिस्ट का सामना करना पड़ता है, उनके सवालों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार की भूमिका निभाना कितना अलग अनुभव आपके लिए रहा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में, और कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक तो जिस प्रकार के पत्रकार की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, आशु पटेल जो कि क्राइम जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक क्राइम जर्नलिज्म किया भी है। तो उनकी ही जीवन पर आधारित है पूरी ये जो पूरा जो पॉडकास्ट है, और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का जो गैंग वॉर और इससे पूरी जुड़ी बातें हैं। तो और आशु पटेल को मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो मेरे लिए मजेदार बात ये थी कि ऐसे एक पत्रकार जो बहुत सन्निष्ठ हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और इतने सालों से जिन्होंने इस फील्ड में इतना सारा काम किया है, इनका जो पुलिस नेटवर्क या अंडरवर्ल्ड के जो नेटवर्क के साथ इनका कनेक्शन था, जहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन लेते थे, ये बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली बात है कि ऐसा शायद हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। और ये जब मुझे पता चला कि ये रियल लाइफ की जो उनकी कहानी, उनके जो सारे अनुभव हैं उस पे बेस्ड है, तो ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाली बात है। ये बताइए कि पत्रकार की, क्राइम जर्नलिस्ट की भूमिका तो आप निभा ही रहे हैं, लेकिन क्राइम स्टोरीज में कितनी रुचि आपकी रही है हमेशा से? क्या क्राइम नॉवेल्स भी आप पढ़ते रहे हैं? क्या इस तरह की चीजों में बहुत रुचि दिखाते रहे हैं? और क्या आपने इस किरदार के लिए आशु पटेल के अलावा, आशु पटेल पर तो आधारित है ये किरदार, लेकिन उसके अलावा भी कोई रिसर्च की, आपने कुछ जानने की कोशिश की इस पूरे क्राइम सिनेरियो को लेकर या क्राइम जर्नलिज्म को लेकर? क्योंकि ये पूरी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, और इसमें अभी पहले ही सीजन में 48 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो 48 एपिसोड के बाद, और इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ, ये तो मतलब 100-150 एपिसोड तक चलता रहे, वैसा पूरा मामला है। तो जब ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हमने, तभी उस दौरान काफी कुछ रिसर्च मटेरियल जानने मिला, बिकॉज ये स्क्रिप्ट ही इतनी इन डेप्थ रिसर्च के बाद बनी है। 1-1.5 साल के रिसर्च के बाद ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, और उसके अलावा स्क्रिप्ट तो खैर 1-1.5 साल में बनी, पर इतने सालों उन्होंने जिस हिसाब का मसाला जो इकट्ठा किया था उसी के आधारित है। तो मुझे लगा इसके पढ़ने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जानने का कोई एक दूसरा पहलू बाकी रहता नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने काफी फिल्में देखी हैं, काफी किताबें आगे पढ़ी हैं, काफी ऐसी कहानियां मैंने स्टेज पर भी परफॉर्म की हैं जो कि क्राइम ड्रामा रह चुकी हैं। प्रतीक, जैसा कि आपने बताया कि आपने कई फिल्में देखी हैं, क्राइम से जुड़ी हुई कई किताबें पढ़ी हैं, और ये स्क्रिप्ट भी काफी बड़ी है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन ऐसी कोई बात जो आपको पहले अंडरवर्ल्ड के बारे में नहीं पता थी, मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में, जो आपके सामने खुलासे के तौर पर और जिस आया हो और जिसने आपको चौंकाया हो, ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे? ये बहुत ही नाजुक सी और सेंसिटिव बात है, जो शायद
हम सब जानते हैं पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं कि हम जिस अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर गैंगस्टर्स की बातें करते हैं जो सालों से शायद सबको डराता है, हम सबको डर भी लगता है, बट आखिरकार वो सब इंसान थे। तो उनके भी जो इंसानी जज्बात थे, उनके भी जो इमोशंस थे, ये चीज उसको भी अंडरलाइन करती है कि बहुत सारी बातें जो हुई हैं वो इमोशंस को लेकर हुई। कितनी सारी बातें जो इसमें गैंग वॉर में हुई है वो मोहब्बत को लेकर हुई। तो ये पूरा जो पहलू था ना, वो बहुत ही एक अलग पहलू था जो शायद मुझे जानने मिला इसके थ्रू। जी जी जी। आपकी जो सीरीज आई थी पिछले साल, जिसको 1 साल हो गया है, स्कैम 1992, जिससे आपको इतनी शोहरत मिली, एक कनेक्शन अगर मैं ढूंढने जाऊं तो उसमें एक पत्रकार ने आपको काफी परेशान किया था। जो आपका स्कैम था वो एक पत्रकार ने ही जिसका भंडाफोड़ किया था, और अब खुद आप एक पत्रकार बने हैं। तो ऐसे क्या क्या भंडाफोड़ करते आप नजर आएंगे, सुनाई देंगे, क्या क्या नए नए पहलुओं को उजागर करने की कोशिश सीरीज के जरिए? इस सीरीज के जरिए ना हम 3 टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं। पहला तो हम इसमें मैं हूँ, दयाशंकर पांडे है, सैमी खैर है जो मुख्य भूमिका कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें करीबन 20 से भी ज्यादा थिएटर एक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। तो इसमें सबसे मजेदार खुलासा ये होगा कि मुंबई की गैंग वॉर की शुरुआत कैसे हुई, और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा, या शायद किसी को पता नहीं होगा इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वो 1960s से लेकर लेट 80s 90s तक की ये पूरी कहानी है जो हम बता रहे हैं। तो कई सारे ऐसे खुलासे होंगे, और मैं आपका मतलब मजाक किरकिरा करना नहीं चाहता कुछ भी बता के, क्योंकि जैसे ही एक के बाद एक आप एपिसोड सुनना शुरू करेंगे, आप शायद अपने इमेजिनेशन से उस वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। जब आप इसके लिए डबिंग कर रहे थे, वॉइस ओवर दे रहे थे इस सीरीज की, इस पॉडकास्ट के लिए, कहीं आपको ऐसा लगा कि को एक वेब सीरीज में भी तब्दील किया जा सकता था, एक सीरीज बनाई जा सकती थी, और इसमें आप आशु पटेल का किरदार निभा सकते थे? आपको ऐसा लगा? बहुत सही कहा आपने। पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ के हम सबका यही एक रिएक्शन था कि यार इसको ऑडियो और वीडियो कर ही सकते हैं इसको। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि बहुत ही एक्साइटिंग था हमारे लिए, कि हमने सिर्फ एक माइक के पीछे खड़े रहकर इसका डबिंग नहीं किया ना, इसका रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं किया। हमने ये सारे सीन्स को परफॉर्म किया है बिना कैमरे के, और उस परफॉर्मेंस के साथ इसको रिकॉर्ड किया गया है, ताकि जब आप इसको सुनोगे तो आपको वो पूरी फील पता चलेगा। मतलब आपको यही लगेगा कि आप टीवी पे इसे देख रहे हो, सिर्फ स्क्रीन बंद है। अच्छा, तो आपने सजेस्ट किया कि इसे बनाया जाए वेब सीरीज के तौर पर? ऐसे सजेस्ट किया आपने मेकर्स को? हमने तो बहुत डिस्कशन भी किया है इसके बारे में। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? अब देखिए, ऐसा है कि ये इतना बड़ा है, ये मैंने जैसे बताया 48 एपिसोड्स और 100-150 एपिसोड बन सकते हैं। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट पुल ऑफ करना, वो आई गेस शायद मेकर्स जो भी सुन रहे होंगे उनको शायद और एक्साइटमेंट होगा ये सुन के कि ये हो तो सकता ही है। अब जितना जल्दी कॉल लिया जाए, देखते हैं। अच्छा, ऑडियो का सबसे बड़ा मजा ये है रवि जी, ऑडियो पॉडकास्ट का सबसे बड़ा मजा ये है, वीडियो में जो हम देखते हैं ना, वो ये देखते हैं जो किसी ने ऑलरेडी सोच रखा है, किसी ने ऑलरेडी विजुअलाइज कर रखा है। ऑडियो का मजा ये है कि हर एक आदमी जो इसे सुन रहा है वो अपने विजुअलाइजेशन से अपनी स्टोरी बना सके। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो श्रोता है वो खुद विजुअलाइज करने लगते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे दौर में बड़े हैं जब रेडियो मुख्य तौर पर घर पर हुआ करता था, टीवी का इतना चलन नहीं होता था। तो ऐसे दौर में आप रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते थे? एफएम नहीं होता था तब, एफएम का चलन बाद में शुरू हुआ, टीवी का भी इतना चलन नहीं था, हर घर में टीवी नहीं होता। तो ऐसे दौर में आप रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते थे? किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता था रेडियो पर? रेडियो पर सबसे ज्यादा मजा आता था, ऑफ कोर्स गाने सुनने में मजा आता था, कई इंटरव्यूज सुनने में बहुत मजा आता था। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज होते थे, फिर चाहे वो क्रिकेटर्स के हो, चाहे किसी एक्टर का हो, चाहे किसी ने कोई गांव में छोटा सा कोई एक बड़ा काम कर दिया हो, तो वो सारे इंटरव्यू सुनने में मुझे बहुत मजा आता था, नए नए लोगों के बारे में जानने। और किशोर रफी, अरे वो सब तो तमाम गायकों के गाने भी। जी, मम्मी डैडी बहुत सुनते थे वो सारे गाने, तो हमको भी मौका मिलता था। वेब सीरीज से आपकी एक पहचान बनी, हालांकि आपने थिएटर लंबे समय तक परस्यू किया है। वेब सीरीज से आपकी पहचान बनी स्कैम से। आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे
कि वेब के स्पेस में अब आप और क्या-क्या कर रहे हैं? कौन से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है वेब सीरीज़ के तौर पे अगर मैं बात करूँ? हम जानते हैं कि विद्या बालन के साथ आप फ़िल्म भी कर रहे हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि वेब स्पेस में आप क्या कुछ कर रहे हैं? सो वेब स्पेस में मेरी सबसे पहली वेब सीरीज़ जो आएगी वो है सिक्स सस्पेक्ट, जो कि तिग्मांशु धुलिया डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारा शूट खत्म हो चुका है, अब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो बहुत जल्दी उसका रिलीज़ डेट भी अनाउंस हो जाएगी। सो वो मेरी पहली वेब सीरीज़ आएगी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किरदार के बारे में, सिक्स सस्पेक्ट्स के बारे में? सिक्स सस्पेक्ट इज अनदर क्राइम ड्रामा, जहाँ एक खून होता है और उसके छह सस्पेक्ट्स हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। एंड आई एम प्लेइंग कॉप्स कैरेक्टर इन दैट। सो या तो क्राइम और कॉप और तमाम तरह के अलग-अलग किरदार आप निभा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे हंसल मेहता के साथ कोई वापस एक कोलैबोरेशन हमें नजर आएगा? बहुत जल्दी नजर आएगा, हम लोग सब उसी का वेट कर रहे हैं। कुछ तारीखें, बस एक दूसरे की तारीखें मिल जाए तो तुरंत ही हो जाएगा। कुछ एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी इस बारे में देना चाहेंगे आप? अभी तो हम लोग दो तीन स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वैसा कुछ अभी डिसाइड हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट शायद कर पाए। जी जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि स्कैम 1992 के बाद एक साल से ज्यादा समय हो गया है, हाल ही में एक साल पूरे हुए हैं इसकी रिलीज को। किस तरह से आपकी जिंदगी बदल गई है पूरी तरह से? कम ही लोग आपके एक्टिंग के बारे में जानते थे, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में कम ही लोग जानते थे बतौर एक्टर, लेकिन आप छा गए, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी छा गए। कितनी बदल चुकी है आपकी दुनिया? आपको खुद यकीन आता है कि यार मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ और हर शख्स मुझे अब जानने लगा है, और एक आपकी पहचान बन गई जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया, अपने जॉब छोड़ा और मुंबई आकर बहुत स्ट्रगल किया। तो आपको क्या यकीन आता है कि आपकी दुनिया इतनी बदल गई है? रवि जी, बात ऐसी है ना कि जब सपने सच हो जाते हैं ना, तो उसे मतलब आप उसको बिलीव करना में थोड़ा समय जाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं अभी मेरा सपना जी रहा हूँ। इतने सालों से जो सपना मैंने देखा था, शायद मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने देखा था, और सबने मिलकर जो वो मेहनत भी की थी उस दिशा में। तो जब ऐसा कुछ होता है तो एक विश्वास भी बढ़ता है, एक थोड़ा फेथ और इम्प्रूव होता है कि जो कर रहे थे इतने सालों से वो शायद सही था, तभी जाके यहाँ तक पहुंचे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड ऑल द ऑडियंसेस। या सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं पिछले एक साल में आप? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब लोगों में एक उत्सुकता देखता हूँ मैं मेरे साथ काम करने की, ऑडियंस में एक उत्सुकता देखता हूँ मुझे अलग अलग किरदार में देखने की, और एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। जाते जाते एक आखिरी सवाल, अभी आपकी एक फिल्म अनाउंस हुई है विद्या बालन के साथ, जिसमें इलियाना डिक्रूज भी है और साउथ के एक स्टार भी हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वही प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने स्कैम भी प्रोड्यूस किया था, अपलॉज। क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में और विद्या के साथ काम करने को लेकर? So ये फिल्म हमने अभी वी आर जस्ट शूटिंग इट राइट नाउ। इस फिल्म को अपलॉज और एलिप्सिस दोनों जॉइंट प्रोडक्शन में कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है। शीर्षा गोवा ठाकुर का, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं, ये उनकी शायद पहली फीचर फिल्म है। इन्होंने एड वर्ल्ड में बहुत सारा काम किया है सालों से, और विद्या जी के साथ काम करने का तो मतलब ये एक बहुत ही अमेजिंग अवसर था मेरे लिए कि मेरी एक ऐसी फिल्म जो मुझे उनके साथ काम करने मिला। वो हमेशा से मेरी पसंदीदा एक्टर रही है और इतनी सरल है, इतनी हंसमुख है, क्या एनर्जी है। मतलब जिस हिसाब से मैं सालों से उनको फिल्मों में देख चुका था, तो जब पहली बार उनसे सेट पे मिला था तभी मुझे लगता था कि यार कैसे करेंगे, कैसे होगा, बट शी मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल फॉर मी एंड शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बस एक छोटा सा आखिरी सवाल मुझे याद आ गया। अमिताभ बच्चन के साथ आप केबीसी में नजर आए थे और बहुत मस्ती हुई थी। किस तरह से याद करना चाहेंगे इस मिलाप को, पर्दे पे जो छोटे पर्दे पर मिलाप हुआ अमिताभ बच्चन के को मिलने का आपको मौका मिला और उनके सामने आपको बैठने का मौका मिला हॉट सीट पे? मुझे लगता है कि हर एक भारतीय का ये एक सपना होता है कि एक बार अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिले। तो मेरा भी ये सपना था बचपन से, और ऐसे पूरा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो जब मैंने उनको साक्षात देखा, तब सडनली मैं जो सालों से उनकी आवाज़ सुन रहा था, जो उनको पर्दे पे देख पा रहा था, मैंने पहली बार उनको पर्सनली देखा। तो मेरे लिए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट था वो। और इतनी सादगी से, इतने प्यार से वो मिले, इतनी सारी बातें की उन्होंने। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ रहेगा पूरी। कुछ खास उन्होंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा जो पर्दे पे हमने नहीं सुना?
उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो पहली बात मिलके ही तुरंत बताया कि मैंने आपका काम देखा और मैंने ऐसा काम कभी नहीं देखा। मतलब इतनी बड़ी बात इतने बड़े एक्टर से सुनना, तो मतलब मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया था तब। अच्छा। चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो पॉडकास्ट हो या फिर नाटक हो या फिर फिल्में हो या वेब सीरीज, आप बहुत अच्छा काम करते जाइए, तमाम तरह के किरदार निभाते जाइए और ऐसे ही दर्शकों का मनोरंजन करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, एबीपी न्यूज से बात करने का। थैंक यू रवि, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।